नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार के मजे मजे होने हैं। क्यों होने हैं मजे? बेसिकली आज आरबीआई की बोर्ड मीटिंग है दोस्तों, जो सेंट्रल बोर्ड होता है आरबीआई का, उसकी मीटिंग है। उस मीटिंग में दोस्तों ये डिसाइड होगा कि जो लास्ट साल निकल गया, जो फाइनेंशियल 2025-26 खत्म हो चुका, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार को कितना डिविडेंड देगा। लास्ट साल दोस्तों ये अमाउंट बहुत बड़ी थी, 2.6 लाख करोड़ रुपए। और इस साल ऐसा माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 3 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड में देगा। सोचो कितनी बड़ी अमाउंट है। आपके मन में कई प्रश्न आ रहे होंगे, उसका हम धीरे धीरे वन बाय वन करके सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज पढ़े। आरबीआई डिविडेंड बेसिकली क्या करेगा? आरबीआई डिविडेंड देगा। किसको देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा। क्यों देगा वो हम आगे देखेंगे। लेकिन आरबीआई हर साल क्या करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड देता है। तो वो उसका निर्णय लेता है उसका जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है। तो जो आरबीआई का सेंट्रल बैंक का बोर्ड है, उसकी मीटिंग होती है। वो डिसाइड करती है कितना डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाए। तो उसकी मीटिंग कब है? मई 22, मतलब आज है दोस्तों। अमाउंट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्ड पेमेंट, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि रिकॉर्ड पेमेंट आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। सेकंड न्यूज देखें। आरबीआई बोर्ड में अप्रूव 2.8 टू 3.3 ट्रिलियन सरप्लस ट्रांसफर ऑन फ्राइडे। आरबीआई का क्या करेगा? बोर्ड बेसिकली फ्राइडे को मीटिंग कर रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 2.8 लाख करोड़ रुपए से लेकर कितना 3.3 लाख करोड़ रुपए तक का ये ट्रांसफर किया जा सकता है। आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड न्यूज देखिए। आरबीआई लाइकली टू ट्रांसफर रिकॉर्ड अप टू रुपी 3.5 लाख करोड़ डिविडेंड टू गवर्नमेंट। ऐसा उम्मीद की जा रही है। अभी एग्जैक्ट फिगर तो आज दोस्तों दिन में आ ही जाएगा न्यूज में। तो सबसे पहले दोस्तों हम न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब न्यूज़ तो आपने देख ली कि आरबीआई जो बोर्ड है बेसिकली वो उसकी मीटिंग है टू मीट ऑन मई 22। आज मई 22 2026 है। उसमें आरबीआई की मीटिंग हो रही है। किस लिए? टू डिसाइड ऑन डिविडेंड पेमेंट टू गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल 2026। बेसिकली जो फाइनेंशियल 2025-26 था वो खत्म हो चुका है। कब खत्म हो गया? 31 मई 2026 को। अभी चल रहा है 26-27। तो जो खत्म हो चुका है फाइनेंशियल ईयर, उसमें आरबीआई को कितना जो डिविडेंड पेमेंट है वो गवर्नमेंट को देना है। उसके लिए दोस्तों ये सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग है। जितना ये मीटिंग में अप्रूव हो जाएगा उतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि वो लगभग 3.3 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो हम इस सब के बीच जाने क्यों दे रहा है? इस सब के बीच थोड़ा आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में जाने दोस्तों। तो आप सबको पता है, देखो आरबीआई की स्थापना आजाद भारत में नहीं हुई। आरबीआई की स्थापना तो ब्रिटिश टाइम पे हो गई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। जो आरबीआई की स्थापना है, आप सबको पता है कि हिल्टन यंग कमीशन इंडिया में आया था। हिल्टन यंग कमीशन की मीटिंग हुई थी, मतलब एक तरह से कमेटी बनी थी। इस हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और उसके लिए एक्ट था आरबीआई एक्ट 1934। उस टाइम की पार्लियामेंट, और उस टाइम भी पार्लियामेंट तो कुछ ना कुछ तो था ही था ना। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अब स्टार्ट में जब ये आरबीआई बना, तब दोस्तों एक तरह से प्राइवेट ओनर था। क्या था? प्राइवेट ओनर था। कुछ शेयर जारी किए गए थे और वो प्राइवेट व्यक्ति के पास में था। गवर्नमेंट इसकी मालिकाना हक नहीं थी। लेकिन ऐसा चल नहीं सकता। इतना बड़ा काम है, इसका सेंट्रल बैंक है इंडिया का, वो प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में हो, ये संभव नहीं, लॉजिकल बात भी नहीं है। तो आजादी के बाद में ये क्या किया? 1 जनवरी 1994, 1 जनवरी 1949 को 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज का सीधा सा मतलब है, जब सरकार कोई प्राइवेट कंपनी को अपने कब्जे में ले लेती है तो उसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया? 1 जनवरी 1949 को। इट मीन 100% ओनर कौन है इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। क्या है भाई? राष्ट्रीयकरण करने के बाद में आज की डेट में आरबीआई का ओनर कौन है? तो 100% ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार है। आप सबने दोस्तों डिविडेंड का कंसेप्ट सुना होगा। डिविडेंड कहाँ मिलता है? डिविडेंड मिलता है कंपनीज में। जो शेयर मार्केट में कंपनीज होती है ना, प्राइवेट कंपनी, वो अपने अपने शेयर होल्डर को क्या करती है? डिविडेंड देती है। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। सपोज करो रिलायंस ने 1,000 करोड़ रुपए कमाए इस साल, प्रॉफिट है इसका। तो इस प्रॉफिट का हिस्सा ये क्या करेगा? शेयर होल्डर में बांटेगा। हो सकता है 10 रुपए पर शेयर, 20 रुपए पर शेयर, ऐसे ये डिविडेंड दे। तो ये तो दोस्तों प्राइवेट कंपनीज में चलता है। क्या गवर्नमेंट में चलेगा क्या? तो बिल्कुल चलेगा। क्यों? तो भाई गवर्नमेंट का ओनर कौन है? गवर्नमेंट का 100% ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आरबीआई कोई पैसा कमाएगा, अगर आरबीआई कोई पैसा कमाएगा तो उसको जाहिर सी बात है उस पैसे का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों ये इसको डिविडेंड किया जाता है। हालांकि डिविडेंड प्राइवेट सेक्टर में इस्तेमाल होता है। सही शब्द यहाँ पर है सरप्लस ट्रांसफर। जो अपना पैसा है सरप्लस उसके पास में, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करना है आरबीआई को। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब इसके पीछे क्या कोई प्रोविजन है क्या? तो बेसिकली मैंने बताया कि आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई को पूरी पावर देता है। इस आरबीआई एक्ट 1934 का एक सेक्शन है, सेक्शन 47, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 47 का संबंध किससे है? तो बेसिकली इसका संबंध है दोस्तों डिविडेंड से। डिविडेंड कह दो या इसको सरप्लस ट्रांसफर कह दो, बात एक ही है। तो ये आरबीआई एक्ट का जो 34 का सेक्शन 47 मैंडेट करता है एनी सरप्लस फ्रॉम आरबीआई ऑपरेशन बी ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। जो आरबीआई का कोई ऑपरेशन करता है और उसके पास कोई सरप्लस अमाउंट
एक्स्ट्रा अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, तो इसको क्या करना चाहिए? इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए। ये लीगली मैंडेट है दोस्तों, लीगली बाइंडिंग है आरबीआई पे। आरबीआई मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा आरबीआई एक्ट का सेक्शन 47 कहता है। ठीक है बात यहाँ तक? इसके बाद अब आप सबके मन में आ रहा होगा आरबीआई पैसे कैसे कमाता है? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरबीआई प्रॉफिट प्रॉफिट तो नहीं कहना चाहिए, आरबीआई क्या करता है, इसको इनकम जनरेट करता है। प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, हम कहेंगे यहाँ पर आरबीआई क्या करता है, इनकम जनरेट करता है। तो ये पैसा कहाँ से आता है? तब जब इनकम जनरेट करेगा तब तो डिविडेंड देगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आरबीआई के जो इनकम के सोर्स क्या क्या है। तो आरबीआई अर्न्स मनी थ्रू वेरियस मॉनेटरी एंड करेंसी ऑपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। आप सबको पता है ओएमओ में क्या करता है, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है, क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, इसको बाय और सेल करता है। क्या करता है? बाय और सेल करता है। और कई सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, आरबीआई के पास होती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे आरबीआई क्या करता है? एनुअल इंटरेस्ट देता है। गवर्नमेंट क्या करती है? इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे एनुअल इंटरेस्ट देती है। तो जाहिर सी बात है, अगर सपोज करो आरबीआई के पास 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो इस पर अगर सपोज करो 8% इंटरेस्ट दे रहा, तो इसका एनुअल इनकम कितने हो जाएगी इंटरेस्ट से? 8 करोड़ रुपए। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, आरबीआई के पास इनकम का सोर्स हो रहा है। तो दोस्तों जो आरबीआई की मेजर इनकम होती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सेल और परचेज से होती है। जो इससे इंटरेस्ट मिलता है वो आरबीआई की इनकम होती है। सेकंड होता है दोस्तों थ्रो फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई के पास आपको सबको पता है, आरबीआई क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार का मालिक है। कस्टोडियन कौन है इंडिया में? फॉरेक्स का। आज की डेट में अपने पास कितना है इंडिया के पास? $700 बिलियन है। अब ये सब पैसा ऐसा तो तिजोरी में तो नहीं रखा, कहीं निवेश कर रखा। जैसे फॉरेन करेंसी एसेट बॉन्ड, जैसे कि डॉलर में बॉन्ड वगैरह खरीद रखा, तो इस पर भी इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा कई बार ये क्या करता है, डॉलर को सेल और बाई करता है। कई बार आपने देखा वो रुपये को कंट्रोल करने के लिए, रुपये का जो डिप्रिशिएट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है आरबीआई? बाई और सेल करता है। तो उससे भी दोस्तों आरबीआई की इनकम होती है। तो थ्रू फॉरेन एक्सचेंज, इंटरेस्ट एंड करेंसी ट्रेडिंग। इसके अलावा आरबीआई के पास गोल्ड होता है। वही फॉरेक्स का एक कंपोनेंट क्या होता है? गोल्ड होता है। गोल्ड के हर साल भाव बढ़ते हैं, तो भाव बढ़ने एक तरह से क्या रहा, वो भी आरबीआई की इनकम हो रही है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चिन्होराज। चिन्होराज प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी। अब ये मजे की बात बताता हूँ, सुनने में अजीब लगेगा पर मजेदार बात है। सपोज करो आरबीआई है, आरबीआई क्या काम है आप सबको पता है, प्रिंटिंग करेंसी को प्रिंट करता है। तो सपोज करो आरबीआई ने 500 रुपए का नोट छापा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 500 रुपए के नोट को प्रिंटिंग में छापने में कुछ खर्चा तो हुआ होगा। हम मान लेते हैं 50 रुपया होगा, एग्जैक्ट आइडिया मेरे को नहीं है, मैं मान लेता हूँ 50 रुपया होगा। अब आरबीआई ने देखो जादू, आरबीआई का जादू, आरबीआई ने 50 रुपए का खर्चा किया और वो चीज कहाँ बाजार में चल रही 50 500 रुपए में, तो बीच का ये 450 रुपए क्या है? ये आरबीआई का प्रॉफिट है दोस्तों, आरबीआई की क्या इनकम है। इसी को कंसेप्ट को कहते हैं सीनियोराइज। क्या कहते हैं? सीनियोराइज। सीनियोराइज कुछ नहीं है, आरबीआई को जो करेंसी प्रिंटिंग में कुछ खर्चा आता है, लेकिन वो करेंसी नोट ज्यादा अमाउंट का होता है, तो बीच का डिफरेंस राशि है ना, इसको क्या कहते हैं? सीनियोराइज कहते हैं। ये भी एक तरह से क्या आरबीआई की इनकम है। 50 रुपए खर्चा करके आरबीआई क्या कर रहा है, बाजार में 500 रुपए का नोट चला रहा है, तो 450 रुपए एक तरह से क्या आरबीआई का प्रॉफिट है, इनकम है। तो यहाँ से भी दोस्तों आरबीआई की इनकम होती है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी, इसको कहते हैं सीनियोराज। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है सीनियोराज का, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सीनियोराज का मतलब कुछ नहीं है, करेंसी की जो प्रिंट में खर्चा आ रहा है और जो करेंसी का अमाउंट है उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है? सीनियोराज कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि आरबीआई को कहाँ कहाँ से इनकम होती है। ठीक है बात यहाँ तक। अब आरबीआई को इनकम हो रही है, एक तरह से क्या सरप्लस हो रहा है। भाई इनकम नहीं कहेंगे, देखो इनकम प्राइवेट सेक्टर का कंसेप्ट होता है, आरबीआई क्या कर रहा है, एक तरह से सरप्लस हो रहा। अब इस सरप्लस को क्या करना चाहिए, मैंने बताया सेक्शन 47 मैंडेट करता है कि भाई आपके पास आरबीआई कुछ इनकम कर रहा है, सरप्लस कर रहा है, तो उसको कहाँ दो? उसको गवर्नमेंट को दो। इसको कहते हैं डिविडेंड। हालांकि डिविडेंड में फिर कह रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सही टर्म है सरप्लस ट्रांसफर। तो आरबीआई के पास जो सरप्लस अमाउंट है उसको ये ट्रांसफर करेगा किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्यों करेगा? मैंने बताया सेक्शन 47 मैंडेट करता है टू ट्रांसफर सरप्लस इनकम टू गवर्नमेंट। अब ये कौन निर्णय करेगा कि कितना रुपया ट्रांसफर करे? हो सकता है आरबीआई के पास 100 करोड़ की इनकम हो, तो सारा सारा तो ट्रांसफर करता नहीं ना। अरे प्राइवेट कंपनी में भी होता है, जितना प्रॉफिट होता है सारा थोड़ी डिविडेंड में बांट देते हैं, कुछ अपने पास भी रखता है। तो कितना करेगा? तो इसके लिए आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होता है, आप सबको पता है आरबीआई में एक 21 मेंबर 21 सदस्यीय सेंट्रल बोर्ड होता है। इसके चेयर अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होते हैं। आरबीआई के कुछ लोग होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कुछ एक्सटर्नल भी लोग होते हैं। ऐसे ओवरऑल तो 21 जो मेंबर का वो सेंट्रल बोर्ड होता है। इस सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग होती, इसमें डिसाइड किया जाता है कि कितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया जाए। अब दोस्तों कितना किया जाए, इसके लिए भी एक फार्मूला है, नहीं बिल्कुल कि सेंट्रल बोर्ड अपनी मनमानी से कुछ भी कर ले। इसके लिए दोस्तों एक कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ईसीएफ। इसको ध्यान रखना दोस्तों, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। मैं आपको बता दूं, देखो क्या होता है ना, आरबीआई के पास सरप्लस जमा हो रहा है, इसको किसको ट्रांसफर करना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब कितना करना है इसको लेके हमेशा डिबेट होते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले,
क्या करे, मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले। आरबीआई क्या चाहेगा, अपने पास रखे ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। तो हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच तकरार चलती है कितना पैसा ट्रांसफर करने के लिए। बीच में तो बहुत विवाद चला था 2018 के आसपास में। एक आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल साहब, इस चक्कर में इनको रिजाइन करना पड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा डिमांड कर रही थी कि आप ज्यादा ट्रांसफर करो, ये करने को राजी नहीं थे। तो ये फिर इन्होंने क्या किया, अब्दुल्ला उठाओ निकल लो, तो ये इन्होंने रिजाइन कर दिया, पर इन्होंने किया नहीं। तो ये सब विवाद चल रहा था, तो कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालो। तो सोल्यूशन क्या हो, एक कमेटी बिठाई, विमल जालान कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विमल जालान कमेटी का संबंध किससे, तो आरबीआई का इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क से, जो डिविडेंड से, सरप्लस ट्रांसफर से। तो 2019 में दोस्तों ये विमल जालान कमेटी बनाई। इस कमेटी ने कोई फॉर्मूला दिया, इस कमेटी ने फॉर्मूला दिया, इसी फॉर्मूला को कहा जाता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। भाई ये कंसेप्ट एक रूल बेस्ड क्या कर दिया, रूल बेस्ड कर दिया कि आपको कितना पैसा आपको रखना, कितना गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना, ये सब रूल्स कहां पे है, इस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में है। तो दोस्तों जो लेटेस्ट में रिवाइज किया गया ईसीएफ, वो 2019 से लागू हुआ, इंट्रोड्यूस इन 2019 फॉलोइंग विमल जालान कमेटी रिकमेंडेशन। इस विमल जालान कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन किया, उसके आधार पर आरबीआई ने क्या किया, अपना इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को उसको रिवाइज किया गया दोस्तों। और इसी रिवाइज ईसीएफ के आधार पर वर्तमान में क्या किया जाता है, जो सरप्लस अमाउंट है उसको को कैलकुलेट किया जाता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस ईसीएफ का दोस्तों एक पार्ट होता है सीआरबी, कॉन्टीजेंट रिजर्व रिस्क बफर। तो भाई ऐसा माना जाता है कि सपोज करो आरबीआई के पास 100 रुपए इनकम हो रही है, तो कितना पैसा उसको इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए, इसी को क्या कहते हैं, कॉन्टीजेंसी रिजर्व बफर, सीआरबी। भाई 100 रुपए आरबीआई कर रहा है, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, क्या क्या नहीं आती, कभी भी फाइनेंशियल हिस्ट्री बिगड़ सकती है। तो अपने बफर में, अपने बैलेंस शीट में कितना पैसा हो ये स्टोर में रखें या कितना पैसा ब्लॉक करके रखें, इस कंसेप्ट को कहते हैं सीआरबी। तो इसकी एक लिमिट बांध दी कि भाई ये कितना होना चाहिए। पहले आरबीआई क्या करता था, इसको हाई रखता था, समझ करो 100 करोड़ है, अब ये 10% है, तो केवल 90 रुपए की तो आरबीआई को देगा, गवर्नमेंट को आरबीआई। तो दोस्तों इसने एक लिमिट बांध दी 4.5 टू 7.7% वो आरबीआई बैलेंस शीट, जो आरबीआई की बैलेंस शीट है सब 100 रुपी है, तो 4.5% से 7.5% के बीच में क्या होना चाहिए, कंटीजेंट रिस्क बफर होना चाहिए। अब ये कौन डिसाइड करेगा, ये तो रेंज दे दी इस कमेटी ने, क्या क्या रेंज रिकमेंड करी, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये करेगा बोर्ड में। अब ये यहाँ पे एक आता है लॉजिकल बात, सपोज करो सीआरबी की लिमिट है 4.5 से 7.5% के बीच में। अब ये 4.5 रखता है तो आरबीआई को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को 6 रखता है तो कम देना पड़ेगा, 7.5 रखता है तो और कम देना पड़ेगा। तो ये कितना रहेगा, इसी पर सबकी नजर रहेगी सेंट्रल बोर्ड की। अगर इसको कम कर देता है तो फिर क्या करेगा, आरबीआई ज्यादा पैसा देगा गवर्नमेंट को, अगर नहीं करता है तो फिर कम देगा। पर फिर भी ऐसा ओवरऑल माना जा रहा है कि लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास तो ये देगा ही देगा। अब लेटेस्ट ईयर में हम डिविडेंड का ट्रेंड देखें कितना कितना दिया, तो दोस्तों 2023-24 में दिया था 2.11 लाख करोड़ रुपए, बहुत बड़ी अमाउंट है, 2 लाख करोड़ के भी ऊपर। लास्ट ईयर जो 2024-25 खत्म हो गया, उसमें 2.6 लाख, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 2.6 लाख करोड़ रुपए दोस्तों आरबीआई के द्वारा ट्रांसफर किए गए थे। और पिछले साल से 27% ग्रोथ थी, 27% ये इंक्रीज था। अब लेटेस्ट में देखते हैं 2025-26 जो खत्म हो चुका, उसमें कितना करेगा, पर ऐसा माना जा रहा है कि 2.8 लाख टू 3.3 लाख करोड़ के बीच में कहीं कहीं अमाउंट होगी। ये तो आज हमको दिन में पता चल ही जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज का मैटर आपको समझ में आएगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।